नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू को लेके कुछ खबरें हैं जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है, जम्मू के पीडीडी एम्प्लॉइज ने आज एक पत्रकार वार्ता करके फिर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे ना मानी गई, जो उनके साथ वादे किए गए थे, तो हम फिर एक बार सड़कों में आ सकते हैं। इसका मतलब है जम्मू फिर अंधेरा हो सकता है, एक बार फिर अंधेरा हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा पड़ रहा है, आपने देखा पिछले दिन सिर्फ 48 के 72 घंटे का बंद हुआ था मुश्किल से, और लोग किस तरह तराही-माम कर रहे थे और किस तरह पसीने छूट गए थे सरकार के। मैं समझता हूँ पसीने छूटे थे, तभी इन्होंने यूनियन से लाके बात करी। आखिर सरकार क्या चाहती है? ये नौकरशाही का यही फंडा है। ये वादे कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं, आंदोलन तोड़ने के लिए तमाम बातें करेंगे, सबल बात करेंगे। जब अमल की बात आती है उसको ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे। तो मैं समझता हूँ पीडीडी अगर एम्प्लॉय इंजीनियर यूनियन जो भी है, जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही हैं, इसका मायने गंभीरता से लेना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को, चीफ सेक्रेटरी को, डिव काम को और डीसी सबको मिलकर नौकरशाही को समझना चाहिए कि लोग उस दौरान तो खैर इतनी ठंड वंड भी ज्यादा नहीं थी जो अब है। ठंड हालांकि थी उस टाइम, इस टाइम कंपेरेटिवली ज्यादा है। और इस कोहरे के माहौल में, कड़ाके की ठंड माहौल में अगर लाइट गुल हो गई तो क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि, और जब आप ये कह रहे हैं कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर को नया कश्मीर बना रहे हैं, तो भाई ऐसा नया कश्मीर चलेगा नहीं। कि उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले हमसे उन्होंने वादा किया था, एक रिटन एग्रीमेंट किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ये सारी बातें मान ली जाएगी। जो उनसे अगर नहीं माननी तो अब हमारे साथ एग्रीमेंट ही क्यों क्या? जब महीना बीत चुका है और अभी तक इनकी फाइलें नहीं हिल रही है। फाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक महीना लग रहा है। तो अगर यही हालात रहे इस सर्दी के मौसम में, इस बर्फबारी में, बिल्कुल हमारे लाइनमैन जो है, हमारे डेली विजर्स जो है, पहाड़ों पे चढ़कर बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के अपना काम कर रहे हैं। हाँ। और ये सिर्फ उनको शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी से तो सब कुछ हो नहीं सकेगा। जो केवल लिप्स सिंपैथी से बात नहीं बनेगी, इनको प्रैक्टिकल उतरना पड़ेगा। और हम समझते हैं इससे पहले कि आंदोलित हों दोबारा से, उपराज्यपाल साहब को इसको बड़ी गंभीरता के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी देखना है, तमाम चीज देखनी है। इसमें इनको तुरंत में फैसला लेना चाहिए। और कई बार होता है, ये ब्यूरोक्रेसी का एक फंडा है। आमतौर पे आम आदमी की शिकायत होती है कि ये जानबूझ के काम को पेंडिंग डाल देते हैं कि लोग जब तक चिल्लाए ना तब तक काम नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हालात दोबारा बने तो ये लोग वैसे ही चिड़े हुए हैं शासन से, नौकरशाही से, लोगों को और इनके खिलाफ असंतोष बनेगा। और इनको चाहिए समय रहते इनकी मांगे जो आपने लिखित में उनके साथ समझौता किया उसको अमल में लाइए आप। जी, आगे बढ़ते आगे कोई खबर पे, जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान हमारे भारत के अंदर कोई ना कोई ड्रग्स की जो खेप है वो भेजता ही रहता है। और कल एक बहुत बड़ी खेप 31 kg 32 kg हीरोइन जो है LOC पे पहुंचे में पकड़ी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी हीरोइन का जो वहां से इस वक्त भारत के अंदर आना, हम बार बार इस बात को दोहराते रहे, पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है जम्मू कश्मीर को अंदर नशे के जो जितने भी चीजें बेचने की। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर पहले पंजाब को उड़ता पंजाब फिल्म भी बनी, पड़ोसी राज्य है, वहाँ ड्रग्स बहुत ज्यादा हुई थी। खासतौर से अकाली के दौर में लोग वहाँ पर पंजाब का जो जवान लड़ाई लड़ता था, हर तरीके के लिए जज्बा होता था, उसको नशा में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन ये है कि फिर समय बीता तो उसमें फर्क आया है सरकार बदलने से। लेकिन हम ये कह रहे जैसे जम्मू कश्मीर में स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, उसमें दोनों हैं। ये अलग बात है कि बच्चियों का अनुपात कम है, बड़ों का अनुपात ज्यादा है। ये ड्रग्स जिस प्रकार से 31 किलोग्राम कोई छोटी मात्रा नहीं है। और इससे आप समझिए कि ये सिर्फ ड्रग्स बेचने के लिए आई, ये नार्को टेररिज्म पाकिस्तान का, कि जो कंगाली की हालत में बैठे हैं वैली के अंदर, आतंकी, वेपन नहीं है या खाने को पैसा नहीं है, ये ड्रग्स कौन बेचना था, किसको जानी थी, ये भी अब एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। ठीक है, सेना का जो काम था, LOC वो रखवाली करते हैं, उन्होंने पकड़ ली, पुलिस साथ लगी थी। लेकिन अब काम बढ़ जाता है पुलिस का कि वो रिसीविंग हैंड कौन थे जो 31 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ रहे थे, और आगे कहाँ जानी थी, ये पंजाब जानी थी, हमारे स्टेट के अंदर बिकनी थी, या दिल्ली तक जानी थी,
ये एक बड़े पेज हैं जिसको खोलना भी बाकी है। और हम समझते हैं भारतीय सेना या लोकल पुलिस जो भी जिन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, ये उनके लिए मुबारक की बात है कि इतनी बड़ी खेप पकड़ी। लेकिन अभी भी बड़े पेज फंसे हुए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह ड्रोन के जरिए, आपको याद होगा पिछले हफ्ते रामगढ़ सेक्टर में एक बैग मिला जिसमें वेपन और ड्रग्स मिली थी, और सेम पोजीशन वही है। उससे पहले भी ड्रोन आते रहे, लेकिन अभी तक OGW जिसको हम कहें आतंकवादियों की भाषा में, या स्लीपर सेल कहे, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। तो ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने। हम समझते हैं कि 31 किलोग्राम को केवल अपनी इतनी कामयाबी नहीं माननी चाहिए, पकड़ लिया। असली कामयाबी तभी संपूर्ण होगी जब इसके रिसीविंग हैंड और ये कहां पहुंचनी थी, डेस्टिनेशन का क्या था, वो सब पुलिस की कस्टडी में बंद। सी जी, आज फिर जम्मू के अंदर प्रशासन ने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी जी। जैसा आपने कल भी बताया था, कल रात को बताया था कि जम्मू के अंदर एक ऑर्डर निकला है लॉकडाउन को लेके कि आज शुक्रवार 2 बजे से लेके सैटरडे संडे मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये ऑर्डर निकला था क्योंकि पिछली बार इन्होंने ऑर्डर निकाला था जो लॉकडाउन का, वो भी बहुत लेट निकाला था लॉकडाउन का ऑर्डर। तब भी कंफ्यूजन थी, जम्मू में मार्केटें खुल चुकी थी, पता नहीं कल बंद करनी है खोलनी है, वहां भी दिमाग दक्कड़ चलती रही। आज फिर इन्होंने ऑर्डर कल निकाल दिया कि आज जो है 2 बजे से जम्मू में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। जितनी भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन 2 बजे से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता ने DC के साथ मीटिंग की और उनका यह फैसला हुआ कि लॉकडाउन 2 बजे नहीं लगेगा। जब रूटीन की तरह जो दुकानें हैं रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी और लॉकडाउन जो है शनिवार एतवार जैसा पहले पिछले हफ्ते लगा था वही लगा। मसला ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है, क्यों बार बार हो रहा है। सुबह दुकानें खुलती हैं, लोगों के दिमाग में ये बात थी कि 2 बजे हमें लॉकडाउन करा, 2 बजे तक उन्होंने अपना सिस्टम चला रखा था। उसके बाद ये ऑर्डर आ जाता है कि 2 बजे से लेकर नहीं 9 बजे तक खुलेगा। लॉकडाउन जरूरी है तो जरूरी है, फिर उसमें डील क्यों? कोरोना बढ़ रहा है, अगर प्रशासन ने सोचा है, फैसला किया है लॉकडाउन लगना है, बिल्कुल, फिर इसका मतलब कि नहीं लगना तो नहीं लगना। ये बार बार हर हफ्ते ये एक ड्रामा हो रहा है। ठीक है, चैम्बर एक ऐसी पार्टी है जो बिजनेस उसकी बात सुनी जाती है। उन्होंने मिलकर बात की 2 बजे नहीं लगना चाहिए, 9 बजे लगना चाहिए, जब बात मान ली। लेकिन ये बातें जो है एक दिन पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल, दुकानदारों को पता होना चाहिए था, लोगों को पता, दुकानदारों से ज्यादा तो लोगों को पता होना चाहिए। सर्दी का मौसम, आम लोगों को सर्दी का मौसम है, सुबह दुकानदार घर से नहीं निकलते खरीदारी के लिए। लोग कहते हैं चलो 12-1 बजे जाएंगे, और जब लॉकडाउन हो गया तो उनके दिमाग में था कि 2 बजे के बाद वैसे ही सामान नहीं मिलेगा। तो ऊपर से शादियां हैं, शादियों का मौसम चल रहा है। ये सब चीजों को देखते हुए बार बार प्रशासन जम्मू को क्यों कंफ्यूज कर रहा है? देखिए, इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े होते हैं, बल्कि उनकी खुद की स्थिति बड़ी हास्यास्पद बन जाती है। लोग कहते हैं कि आखिर अभी ऑर्डर आ रहा है, ये ना 1 घंटे बाद फिर चेंज हो जाए। वो आपने ठीक कहा, जब पहली बार लॉकडाउन लगाया था तो अचानक रात को 12 बजे 1 बजे के बाद इन्होंने मीडिया को बड़ी लेट बताया, लोगों को पता नहीं चल पाया। सुबह जब चैम्बर ने बात करी तो कह दिया जी ठीक है, शाम तक हम छूट देते हैं। आपने ठीक कहा। और कल आज ही सुबह खबर छपी है कि 2 बजे के बाद मंडे सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि प्रशासन अपने पूरी तरह विवेक से काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर दाएं बाएं से दबाव आते हैं, तो वो फिर हिल हुज्जत में अपना फैसले बदलने की कोशिश करता है, तो जो कि ठीक नहीं है। आप एक बार फैसला ले लीजिए, या तो कि ये नहीं लगेगा नहीं लगेगा। अब एक आदमी मान लीजिए 2 बजे के चक्कर में पहले ही सामान लेके काम छोड़कर अपने 10 काम छोड़ के वहां खड़ा है, अब रात के 9 बजे अगर तो कम से कम ड्यूटी पे तो आदमी जाता। बिल्कुल। आपने कई इस फैसले के चक्कर में कई लोग इसमें परेशान हुए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को तो बड़ी गंभीरता के साथ अगर एक निर्णय लिया आपने, केस बढ़ रहे हैं, तो आपको उसको स्टैंड करना चाहिए। और अगर आपको संतुष्टि है कि नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर लॉकडाउन का ज्यादा फैसला लेना नहीं चाहिए। जी, आज पैंथर्स पार्टी ने डिलिमिटेशन को लेकर निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि डिलिमिटेशन को लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही है, कोई भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो सोशल मीडिया से सुन रहे हैं। गांधीनगर की सीट के बारे में, उधमपुर की सीट के बारे में, या कोई दूसरी कठुआ की सीट के बारे में क्यों नहीं डिलिमिटेशन अपना काम पूरा करता, क्यों नहीं वो सामने आता, क्यों नहीं वो पूरी बात बताता? देखिए, हालांकि आमतौर पर ये कहा जाता कि जो परिसीमन आयोग है एक ऑटोनमस बॉडी है अपॉइंटेड बाय होम मिनिस्ट्री, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है
पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया है कि डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी ड्राफ्ट बना है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बना है और वहां से बन के गया है। वो इसलिए उनको कहने का मौका मिला है ना। आप पहले आप ट्रांसपेरेंसी चलिए ना, पारदर्शिता के तरीके चलिए। ऑफ दी रिकॉर्ड 50 जगह से 50 खबरें मिलती हैं कि गांधीनगर की सीट को कहीं सिर काटा जा रहा है, कहीं लातें काटी जा रही है, कहीं हाथ काटे जा रहे हैं, ठीक है ना, और सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप कम से कम, और फिर जब आपके पास मार्च का समय है, मार्च लास्ट डेडलाइन साल जो पड़ा 6 मार्च, तो हम समझते हैं जनवरी तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। आज 20-21 तारीख हो गई है, 10 दिन हो रहे हैं, बाकी 6 मार्च में समझ लीजिए कि मुश्किल 1.5 महीना शेष बचा है। आप कम से कम लोगों को अवेयर तो कराइए भाई। उससे पहले तो आपको पब्लिक डोमेन में वो ड्राफ्ट देना पड़ेगा फाइनल, कि लोगों की कोई आपत्तियां हैं तो बताएं, वो भी आप नहीं बता रहे। तो हम समझते हैं कि हर्षदेव सिंह हो या दूसरे विपक्षी दल हो, उसमें वो भी है, पीडीपी भी है, एनसी भी है, तमाम दल हैं जो पहले हल्ला कर रहे हैं जी जम्मू को 6 मिल गई, कश्मीर को 1 मिली। ये उन तमाम दलों को भी, विपक्षियों को भी एक ताकत मिलती है सरकार पर हमला करने की। तो इसलिए ज़रूरी है कि परिसीमन आयोग जिस प्रकार पैंथर पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, क्लैरिटी लाए, पारदर्शिता लाए, और पारदर्शिता होनी भी चाहिए। जब आप सीटों का परिसीमन कर रहे हैं, कौन सीट कहाँ जाएगी, कौन सा इलाका कट के कहाँ फेंकेंगे, तो ये सिर्फ गांधीनगर की बात नहीं है, जम्मू वेस्ट की भी बात हो रही है, उसमें भी कांट छांट की जा रही है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं। अब फाइनल क्या रूप बनेगा वो तो जब वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे, लेकिन अफवाहें का बाजार इससे सरगर्म होता है। बिल्कुल स्थिति जैसा हमने 19 जनवरी को यहाँ बैठ के चर्चा की थी कि 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, उस दिन को वो एक डार्क डे के दिन से काला दिवस मना रहे थे। और मैंने और आपने यही कहा था कि इसी दिन के लोग याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं इनके दर्द को और इनकी जो समस्याओं को सबको भूल जाते हैं। और उसी बात को लेके आज फिर बिल्कुल हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज फिर स्टेटमेंट दी है कि इनको बाइज्जत कश्मीर में वापस लाना चाहिए, इसका एक प्रयास करना चाहिए। बात वही है, बिल्कुल पूरा साल बोलते नहीं है, बिल्कुल जब 19 जनवरी आती है इनके मुंह से भी एक नई स्टेटमेंट निकल जाती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये सारा सिस्टम है रस्म अदायगी का, कि एक रस्म है, उसको निभाना है। कल को पंडित समुदाय से आवाज ना उठे कि आपने क्या बोला भाई हमारे लिए, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पार्टी या कांग्रेस, जितने भी दल हैं हमारी स्टेट के अंदर, तो मैं समझ ये रस्म अदायगी की बात है। और इसमें कम से कम जिस तरह की विस्थापन हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। उस माहौल में किस तरह इन लोगों को भागकर निकलना पड़ा, जान बचानी पड़ी, औरतों, मर्दों, बच्चियों। तो मैं समझता हूँ ये रस्म अदायगी छोड़कर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इनको ईमानदारी के साथ इनकी घर वापसी करनी चाहिए, इनकी अपनी ज़मीन से जोड़ना चाहिए, जो होमलैंड मांगते हैं होमलैंड देना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस तरह हमने उस दिन चर्चा की, इनके बहुत से जो अब के बच्चे हैं जो विस्थापन के बाद पैदा हुए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बल्कि वो चाहते हैं जहाँ सेटल हैं, क्योंकि वेल सेटल है। कश्मीर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है रोजगार की, कारोबार की। तो मैं समझता हूँ विदेशों में भी वेल सेटल हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी, लेकिन सरकार ने जो वायदा किया है उसको अपना वायदा पूरा करना होगा। सीजी, एक दिल्ली से खबर है, मुझे इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। जो अमर ज्योति है इंडिया गेट में है, उसे वार मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा रही है। इसको लेके भी अपोजिशन शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि अमर ज्योति को बुझने नहीं देंगे, अमर ज्योति वहाँ रखी है, वहाँ से हम नहीं हटाने देंगे। लेकिन ये एक फैसला दिया गया है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि काफ़ी एक विवाद खड़ा हो रहा है कि अमर ज्योति को वहाँ से अपने स्थान से क्यों उठाया जा रहा है। नहीं, ये तो बात देखिए, सेना के कई रिटायर्ड अफसर भी इस बात पे आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हमारा प्रतीक है, सिंबल है। इस तरह तो आप कल को कुछ भी चेंज कर दें, आप सोचें हमने चेंज कर दिया, ठीक है, आप नेताजी की मूर्ति लगाइए, वो अच्छी बात है, उसका वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आप इंडिया गेट, लोग बहुत टूरिस्ट देश के आते हैं, इंडिया गेट इसलिए भी शोभामान होता है कि वहाँ पर ज्योति प्रज्वलित हो रही है, अनवरत ज्योति जलती रहती है। तो मैं समझता हूँ सरकार को, विपक्ष को भी भरोसे में रहना चाहिए। अब ये चूंकि देश और राष्ट्र हित का मामला है, दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, भावनाएं भी जुड़ी हैं,
तो सरकार को इसमें विपक्ष का रहना चाहिए। विपक्ष को तो मौका मिलेगा, विपक्ष तो ढूंढता है कि भाई कोई वीक पॉइंट मिले, कोई ऐसा मसला मिले कि सरकार पर हमला करें, तो सरकार खुद ही हमला करवाने की कोशिश में है। तो देखो आने वाले दिन में इसमें सियासत क्या रंग लेती है। एक वार मेमोरियल बना है, हो सकता है उन्होंने सोचा, लेकिन एक चीज वहां पे लगी हुई है जिसको 1971 के वीर जवानों शहीदों के नाम है, लिखे हुए हैं, अंकित है नाम लिखे हुए हैं। ये तो बड़ा, तो इस बात पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कहीं यही एक बहुत बड़ा विषय ना बने। बिल्कुल। तो ये था चर्चा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।